सभी रेल कर्मचारियों को क्रांतिकारी लाल सलाम। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में रेलवे के ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन AIRF का 100 वर्षों का इतिहास की जानकारी देने वाला हूं। कृपया करके पूरा वीडियो देखिए और जानिए। अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ AIRF का गठन 1924 में हुआ था। इससे पहले विभिन्न रेलवे पर रेलवे कर्मचारियों की कई यूनियनें बनी थीं और उन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध 1862 से शुरू और उसके बाद से मजदूर वर्ग के अधिकारों के लिए कई आंदोलन और हड़तालें की थीं, जिनमें 1919 से 1922, 1925 से 1927 के साथ साथ 1930 और 1940 के दशक शामिल हैं। AIRF ने इस विरासत को जारी रखा और प्रत्येक रेलवे पर छोटी यूनियनों को एक यूनियन में विलय करके रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष और रेलवे कर्मचारियों की यूनियनों को एकजुट करने के लिए कदम उठाए। रेलवे एक रणनीतिक उद्योग है, इसलिए स्वतंत्रता संग्राम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था कि रेलकर्मियों को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन में शामिल किया जाए। ब्रिटिश सरकार ने 1928 से फेडरेशन के साथ बातचीत शुरू की और AIRF और रेलवे बोर्ड के बीच अर्धवार्षिक बैठकें आयोजित की गईं, जिसकी अध्यक्षता तब रेलवे के मुख्य आयुक्त करते थे। इन वार्ताओं के दौरान ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन और उससे जुड़ी यूनियनों के खाते में कई उपलब्धियां दर्ज की गईं। रेलकर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुद्रास्फीति ने श्रमिकों के वास्तविक वेतन को बहुत कम कर दिया। AIRF ने आंदोलन किया और काम बंद कर दिया और परिणामस्वरूप पहली बार महंगाई भत्ता शुरू किया गया और कर्मचारियों को भुगतान किया गया। AIRF नस्लीय भेदभाव का कड़ा विरोध करता था। इसने भारतीयों के समान काम करने के लिए यूरोपीय और एंग्लो इंडियन के वेतनमान की तुलना में भारतीय श्रमिकों को दिए जा रहे कम वेतनमान का विरोध किया। परिणामस्वरूप 1946 में पहला वेतन आयोग बनाया गया और इसने 1948 में अपनी रिपोर्ट दी। इसने भारतीय और एंग्लो इंडियन वेतनमानों के बीच भेदभाव को समाप्त कर दिया, लेकिन केवल न्यूनतम राहत प्रदान की, गंभीर विसंगतियों और असमानताओं को छोड़ दिया। 1947 तक AIRF पूरे रेलवे ट्रेड यूनियन आंदोलन को प्रत्येक रेलवे पर एक यूनियन और पूरे भारतीय रेलवे के लिए एक फेडरेशन में एकीकृत करने में सक्षम था। 1947 के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना स्वयं का केंद्रीय ट्रेड यूनियन इंटेक बनाया और 1948 में रेलवे में एक फेडरेशन यानी NFIR का गठन किया। AIRF ने आजादी के बाद पहली हड़ताल 1949 में प्रथम वेतन आयोग की प्रतिगामी सिफारिशों के खिलाफ की और रेलकर्मियों के लिए कुछ राहतें हासिल की। NFIR ने हड़ताल का विरोध किया और प्रबंधन का समर्थन किया, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसने इसे मान्यता दिलाई और जिसे इसने पिछले 65 वर्षों में भी जारी रखा। आजादी के बाद की अवधि में सरकार ने कई बुनियादी मुद्दों पर नरमी नहीं दिखाई, जिससे कई स्थानों पर कई आंदोलन और यहां तक कि टूल डाउन हड़तालें भी भड़क उठी, खासकर वर्कशॉप में। कालका में पुलिस की गोलीबारी में 5 कर्मचारी मारे गए क्योंकि वे दौरे पर आए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को मांगों का ज्ञापन देने की कोशिश कर रहे थे। AIRF ने रेलकर्मियों के वेतन और सेवा शर्तों की बेहतरी के लिए अपना निरंतर संघर्ष जारी रखा। परिणामस्वरूप स्थायी वार्ता तंत्र PNM की स्थापना की गई, जिसमें दोनों महासंघों और उनकी संबद्ध यूनियनों के माध्यम से कर्मचारियों की शिकायतों से निपटने के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की गई। इस दौरान कुछ मांगें मान ली गईं। जस्टिस शंकर सरन की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल बनाया गया, जिसमें तकनीकी कर्मचारियों को अपग्रेड करने के साथ ही कुछ अन्य राहतें भी दी गईं, लेकिन DA की एक किस्त या अन्य मांगों के लिए भी AIRF को लगातार आंदोलन करना पड़ा। 1957-59 में गठित दूसरे वेतन आयोग ने नामात्र महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाने और कुछ वेतनमानों को खत्म करने या विलय करने के अलावा कुछ नहीं किया। इसने 15वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता आधारित वेतन की मांग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और केवल निर्वाह आधारित न्यूनतम वेतन की सिफारिश की। AIRF ने नेतृत्व किया और अन्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघों के साथ एक संयुक्त कार्रवाई समिति का गठन किया और जुलाई 1960 में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा दूसरे CPC की प्रतिकूल सिफारिशों और अन्य मांगों को स्वीकार न करने के खिलाफ आम हड़ताल का आह्वान किया। हमेशा की तरह NFIR ने हड़ताल के लिए उनके समझौते के बावजूद रेलकर्मियों को धोखा दिया। हालांकि हड़ताल 5 दिनों तक चली, लेकिन इसने भारत सरकार को हिलाकर रख दिया, जिसने एक अध्यादेश जारी करके हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया था। अध्यादेश में हड़ताल में शामिल होने वालों के लिए 6 महीने की कैद और 500 रुपये का जुर्माना और हड़ताल के लिए रेलवे कर्मचारियों को उकसाने वालों के लिए 1 साल की कैद और 1000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान था। इस हड़ताल में दोहाद में 5 लोग मारे गए, 1,60,000 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, 50,000 कर्मचारियों को निलंबित किया गया और हजारों कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया।
हड़ताल को खत्म करने के लिए इन कठोर उपायों के बावजूद जो हड़ताल हुई वो स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। इसने भारत सरकार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ट्रेड यूनियनों के साथ बातचीत करने और उनकी जायज मांगों के समाधान के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करने के लिए मजबूर किया। इस तंत्र की स्थापना वर्ष 1967 में रेलवे कर्मचारियों सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों की यूनियनों के साथ लंबी बातचीत के बाद की गई थी। इस तंत्र को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (JCM) कहा जाता है। इसने उन मुद्दों पर अनिवार्य मध्यस्थता का प्रावधान किया जिन्हें द्विपक्षीय रूप से सुलझाया नहीं जा सकता था। तब से कई मुद्दों को JCM में सुलझाया गया है, राष्ट्रीय और विभागीय स्तरों पर और साथ ही मध्यस्थता बोर्ड के माध्यम से। सरकार मूल वेतन सहित कई प्रमुख मुद्दों पर मध्यस्थता के लिए सहमत नहीं हुई। सरकार ने आवश्यकता आधारित न्यूनतम वेतन सहित केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की मांगों को खारिज कर दिया और इसे मध्यस्थता बोर्ड को भेजने से इनकार कर दिया। मुद्रास्फीति के कारण वेतन में कमी को रोकने के लिए दिए जाने के लिए भी AIRF को बार बार आंदोलन करना पड़ा। यहां तक कि 1964 में गठित दास समिति ने भी DA पर बहुत असंतोषजनक रिपोर्ट दी, लेकिन फिर भी AIRF ने इस मुद्दे पर अपना आंदोलन जारी रखा और अंततः 1966-67 में DA पर गजेंद्र गढ़कर आयोग की स्थापना की गई। लेकिन इसकी रिपोर्ट भी सरकार द्वारा लंबे समय तक लागू नहीं की गई जब तक कि AIRF सितंबर 1968 में एक और हड़ताल पर नहीं चला गया। तीसरे वेतन आयोग की स्थापना भी रोक दी गई, भले ही इसे 1967 में किया जाना चाहिए था, अर्थात दूसरे CPC की स्थापना के 10 साल बाद। भारी मुद्रास्फीति और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में अन्य जगहों पर वेतन में चौतरफा सुधार के बावजूद परिणामस्वरूप 19 सितंबर 1968 को केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और रेलकर्मियों की एक और हड़ताल हुई, जिसका कारण सरकार द्वारा उनकी वास्तविक मांगों को स्वीकार करने या JCM योजना के अनुसार उन्हें मध्यस्थता बोर्ड को भेजने से इनकार करना था। इस हड़ताल में AIRF सबसे आगे था, लेकिन NFIR संयुक्त कार्रवाई समिति में हड़ताल के प्रस्ताव का एक पक्ष होने के बावजूद पीछे हट गया। इस हड़ताल में 48,000 केंद्रीय कर्मचारियों को सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया, 4,000 रेलवे कर्मचारियों को सरसरी तौर पर बर्खास्त कर दिया गया, 7,000 को निलंबित कर दिया गया और 8,000 को विभिन्न अदालतों में मुकदमे का सामना करना पड़ा। पठानकोट, बीकानेर और अन्य जगहों पर पुलिस गोलीबारी में 9 लोग मारे गए। उनमें से अधिकांश रेलवे कर्मचारी थे। AIRF के महासचिव सहित केंद्रीय कर्मचारी नेताओं ने इस व्यापक उत्पीड़न के खिलाफ नई दिल्ली में संसद के सामने अनिश्चितकालीन उपवास किया। भारत सरकार को TH08-Fernandes-142048 बर्खास्तगी नोटिस वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और परिणामस्वरूप सभी बर्खास्त कर्मचारियों को सेवा में बहाल कर दिया गया। महंगाई भत्ते पर गजेंद्र गढ़कर रिपोर्ट को अंततः 1 अक्टूबर 1968 से लागू किया गया और तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट से कुछ राहत मिली, लेकिन कई मुख्य मांगों को आयोग और सरकार ने मनमाने ढंग से खारिज कर दिया, जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों के साथ वेतन की समानता और नौकरी के मूल्यांकन के अनुसार उन्नयन आदि शामिल थे। सरकार ने इन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने से भी इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप मई 1974 में रेलकर्मियों को सरकार द्वारा पुनः हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर किया गया, जिसका नेतृत्व AIRF तथा लगभग 106 अन्य श्रेणीबद्ध एसोसिएशनों ने किया, जो NCCRS रेलकर्मियों के संघर्ष के लिए राष्ट्रीय समन्वय समिति के एक भाग के रूप में हड़ताल में शामिल हो गए। NFIR और उससे जुड़ी यूनियनों और पदाधिकारियों ने फिर से विश्वासघात किया और हड़ताल को विफल करने के लिए प्रशासन का साथ दिया, मुखबिर के रूप में काम किया और अतिरिक्त वेतन वृद्धि और अपने बच्चों की भर्ती के माध्यम से पुरस्कृत हुए। हड़ताल 3 सप्ताह तक चली। इस हड़ताल के दौरान 50,000 रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, 10,300 से अधिक रेलवे कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, 5,600 से अधिक अस्थायी कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई और 4 कर्मचारियों ने अपनी जान गंवा दी। यह एक ऐतिहासिक हड़ताल थी जिसने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया। यह हड़ताल कांग्रेस पार्टी की भारी हार में भी सहायक कारक थी, जो कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर करने के लिए जिम्मेदार थी। सभी पीड़ित रेलकर्मियों को या तो न्यायालय के आदेश से या फिर वर्ष 1977 में जनता पार्टी सरकार के तत्कालीन रेल मंत्री प्रो. मधु दंडवते की घोषणा से सेवा में बहाल कर दिया गया। वर्ष 1978 में रेलवे में बोनस भुगतान की रेलकर्मियों की मांग को सरकार द्वारा न मानने पर AIRF ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया था। मांगों के समाधान तथा सरकार द्वारा रेलकर्मियों को उत्पादकता से जुड़ा बोनस PLB देने पर सहमति जताने के कारण हड़ताल टल गई थी। PLB जो पुरोहित जी 15 दिन के तदर्थ भुगतान से शुरू हुआ था,
वर्ष 2009-10 के लिए 77 दिन के वेतन 8,860 रुपये तक बढ़ गया है तथा उत्पादकता में सुधार के साथ साथ इसमें हर साल वृद्धि होती रहेगी। लेकिन पीएलबी के लिए भुगतान की अधिकतम सीमा 3,500 रुपये प्रति माह बार बार आग्रह के बावजूद नहीं बढ़ाई गई थी। फिर एआईआरएफ ने इसे संशोधित करने तथा वास्तविक वेतन से जोड़ने के लिए संघर्ष तेज किया। इस बीच कुछ अन्य मांगें भी मान ली गईं और 1979 में वर्कर्स क्लासिफिकेशन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई ताकि नौकरी की आवश्यकता के अनुसार उन्नयन किया जा सके। लेकिन इसके लिए भी एआईआरएफ को बहुत आंदोलन करना पड़ा और एक समय तो ट्रिब्यूनल का बहिष्कार भी करना पड़ा और बाद में टूल डाउन स्ट्राइक का आह्वान किया, जिसे हालांकि टाल दिया गया और इस मुद्दे पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट को लागू किया गया, जिससे सभी विभागों और कार्यशालाओं में कारीगर कर्मचारियों और खालसियों को बड़ी राहत और उन्नयन मिला। इसके बाद 1979 में पहली बार कैडर समीक्षा की गई तथा 1984, 1993 और 2003 में सभी श्रेणियों का कैडर पुनर्गठन किया गया, जिससे सभी विभागों के समूह सी और डी कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसरों में काफी सुधार हुआ। वर्ष 1997 में 5वें वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर एआईआरएफ ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की अन्य यूनियनों के साथ मिलकर हड़ताल की। इसका व्यापक असर हुआ। जेसीएम नेताओं और मंत्रियों के समूह के बीच बातचीत के बाद हड़ताल टाल दी गई, जिसके परिणामस्वरूप 11 सितंबर 1997 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत 5वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन वृद्धि के अलावा 20% अतिरिक्त वेतन वृद्धि की अनुमति दी गई। साथ ही इससे उत्पन्न विसंगतियों को हल करने के लिए भी समझौता किया गया। एआईआरएफ की नीति संगठित मजदूरों और रेलवे प्रशासन के बीच विभिन्न स्तरों पर निरंतर संवाद बनाए रखने की है, जिससे रेलवे में लंबे समय तक औद्योगिक शांति बनाए रखने में काफी मदद मिली है। लेकिन जब भी मांगों को अनुचित तरीके से नकारा जाता है तो आंदोलन का सहारा लेना पड़ता है। हड़ताल हमेशा से कर्मचारियों के वैध अधिकारों को सुरक्षित करने का अंतिम हथियार रहा है। एआईआरएफ एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और स्वतंत्र संगठन है। 1.5 मिलियन रेलवे कर्मचारियों में से 1.2 मिलियन एआईआरएफ के सदस्य हैं। सभी 17 क्षेत्रीय रेलवे, एमटीपी रेलवे, कोलकाता सहित और 8 उत्पादन इकाइयों और आरडीएसओ लखनऊ में इसकी संबद्ध यूनियनें हैं। हड़तालों, प्रदर्शनों, धरनों के माध्यम से रेलवे कर्मचारियों के अधिकारों और न्यायोचित मांगों के लिए लड़ने के अलावा एआईआरएफ और उसके सहयोगी संगठन अनेक गैर सौदेबाजी गतिविधियों जैसे स्वास्थ्य जांच और रक्त और नेत्रदान शिविर, रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए खेल गतिविधियां और पुरस्कार वितरण, नशीली दवाओं और शराब की लत, एड्स जागरूकता और परिवार नियोजन शिविरों का आयोजन और प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को राहत प्रदान करना, रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए नियमित कोचिंग कक्षाएं लेना और एक इंजीनियरिंग कॉलेज सहित कंप्यूटर कक्षाएं और शैक्षणिक संस्थान चलाना आदि के माध्यम से बहुत सारी सामाजिक सेवा कर रहे हैं। एआईआरएफ भारतीय रेलवे पर सुरक्षा के बारे में भी चिंतित है और रेलवे के कामकाज में सुरक्षा पर कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए विभिन्न सेमिनार और बैठकें आयोजित करता रहा है और इस दिशा में एआईआरएफ ने 3 नवंबर 2003 को इलाहाबाद में एक अखिल भारतीय महासुरक्षा संवाद आयोजित किया था, जिसमें 12,000 से अधिक रेलवे कर्मचारियों, एआईआरएफ और इसके संबद्ध यूनियनों के नेतृत्व, रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और रेलवे बोर्ड के अन्य सदस्यों ने भाग लिया था। इसे हर जगह सबसे अधिक सराहना मिली कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एआईआरएफ द्वारा उत्पादकता और सुरक्षा के लिए किए जा रहे सभी कार्यों के बावजूद एआईआरएफ और इससे संबद्ध यूनियनें निरंतर संघर्ष में शामिल हैं और विभिन्न मुद्दों पर सरकारों के आक्रमण का सामना कर रही हैं। एआईआरएफ निगमों या ठेकेदारों को काम आउटसोर्स करने का विरोध कर रहा है। संयोग से गैर प्रतिनिधि यूनियनों को मान्यता देकर रेलवे द्वारा श्रमिकों की एकता को बाधित किया जा रहा है। पूरे भारतीय रेलवे में अपेक्षित कार्य स्थितियों का निर्माण किए बिना और आवश्यकता के अनुसार आवश्यक जनशक्ति, उपकरण और स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराए बिना बेंचमार्क और लक्ष्य का पीछा किया जा रहा है। भारी मुद्रास्फीति के कारण कर्मचारियों का वास्तविक वेतन कम हो रहा है। मूल्य सूचकांक का संकलन दोषपूर्ण और पुराना है। 50% डीए का विलय नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों की संख्या में अंधाधुंध कटौती की जा रही है। चूंकि भारतीय रेल देश की सबसे बड़ी संपत्ति और देश की दूसरी रक्षा पंक्ति है, इसलिए एआईआरएफ और उससे संबद्ध यूनियनें अपनी रचनात्मक गतिविधियों को जारी रखने के लिए कृतसंकल्प हैं तथा साथ ही रेलवे के निजीकरण और अपनी एकता को कमजोर करने के खिलाफ हर संभव कदम उठाएंगे। सरकारी कर्मचारी ब्रिटिश विरासत का सामना करना जारी रखते हैं तथा उन्हें अभी भी सरकारी कर्मचारी और अधीनस्थ कहा जाता है, आजादी के 76 साल से भी अधिक समय बाद। क्या आप भारत या दुनिया में कहीं भी एक भी निजी कंपनी का नाम बता सकते हैं जहां कर्मचारियों को नौकर कहा जाता है?
अब समय आ गया है कि हम इन सभी अत्याचारों के खिलाफ तीव्र संघर्ष करें।